हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे इसी चैनल शिक्षा सागर 9.0 में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का भाग 5, जिसमें हम बताएंगे आप लोग के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक। प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक भाग आप लोग को बता चुके हैं। जो हमारा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 नहीं देखे उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में वैसे चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में हर हाल में आएगा ही आएगा, और 80 क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं जिससे आपका शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कर रहा है, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याएं बताइए। बिहार में नहरों से संबंधित समस्याएं लिखिए कि नहर के विकास से संबंधित क्या क्या समस्या है, बिहार में नहर क्यों नहीं विकास हो रहा है, इसके बारे में। तो बिहार में नहरों का विकास कई समस्याओं का कारण धीमा है। सबसे बड़ी समस्या यहां की नदियों में बाढ़ और जल भराव है, जिससे नहरों को नुकसान पहुंचता है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहां के नदियों में जल भरा रहता है और बाढ़ हमेशा आते रहता है, जिसके कारण नहर का नुकसान होता है। नहर का नुकसान होता है कि जल भरा हुआ रहता है, बाढ़ आते रहता है, नहर का क्या होता है, नुकसान होता है। नहरों की सफाई और मरम्मत समय पर नहीं होती, जिससे पानी का प्रवाह रुक जाता है। अब जल भरा हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, तो नहर का सफाई नहीं हो पाता सही ढंग से, इसका मरम्मत समय पर नहीं होता है, जिससे पानी का प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। कई क्षेत्रों में मिट्टी बहुत ढीली है, जिससे नहरों किनारा भी टूट जाता है। अब देखते हैं, नहर आ रहा है, बहुत जोर से बाढ़ आ रहा है, अधिक वर्षा हो रही है, तो क्या होता है, नहरों का बांध जो होता है, किनारा जो होता है, कमजोर होने के कारण टूट जाती है। तो इस सब समस्याएं आती है। बिजली और संसाधनों की कमी से पंपिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता है। किसानों में आधुनिक सिंचाई तकनीक की जानकारी की कमी भी एक कारण है। अब किसान लोग भी सिंचाई के लिए मोटर से अपना सिंचाई कर लेते हैं, नहर के उपयोग नहीं करते हैं। इस सब कारण से क्या होता है, बिहार में नहरों का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, मुख्य बिंदु क्या क्या याद रखना है आप लोग को, बाढ़ और जल भराव इस पहला समस्या, रखरखाव में कमी है, ढीली मिट्टी के कारण किनारे टूट जाते हैं, संसाधन एवं बिजली की भी कमी है। अब देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता, आजकल देखते हैं लोग एकदम हवा में हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से अपना गमन करता है, आता जाता है। तो इसी क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो वायु परिवहन सबसे तेज और आधुनिक परिवहन प्रणाली है। देखते हैं, सबसे पहले तो वायु से तुरंत पहुंच जाते हैं, ट्रेन से भी तेज है, हवाई जहाज बैठिए 2 घंटा में दिल्ली आराम से, कितना सिंपल हो गया। सबसे तेज है और आधुनिक परिवहन का प्रणाली है। यह लंबी दूरी कम समय में तय करता है, इसलिए आपातकालीन सेवाओं सामान्य यात्रियों को जल्दी पहुंचाने में बहुत उपयोगी होता है। बहुत लंबा लंबा दूरी, मतलब हवाई जहाज से क्या होता है, बहुत लंबा लंबा दूरी बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। और जो ट्रेन पहुंचाएगी हमको लगाएगी 24 घंटा, इसमें 1 घंटा में पहुंचा देगा। जो 48 घंटा या 2 घंटा में पहुंचा देगा। तो जब इमरजेंसी सेवा होता है तो लोग क्या करता है, लोग इसका उपयोग करता है। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान जैसे कठिन क्षेत्रों में वायु परिवहन आसानी से पहुंच जाता है। अब जहां जहां पहाड़ है, जंगल है, रेगिस्तान है, वो सब क्षेत्रों में भी आसानी से वायु परिवहन की व्यवस्था होती है। प्राकृतिक बाधाओं से कम प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्थाओं में वायु परिवहन का योगदान महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में लोग वायु से परिवहन से जाते हैं, और दूसरे देश में जाना है मीटिंग के लिए, देश के प्रधानमंत्री तो वायु परिवहन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें पर्यटन के लिए भी लोग जाते हैं, ये सब चीजें देखने को मिलता है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, सबसे तेज परिवहन वायु परिवहन, कठिन क्षेत्रों में पहुंच जाता है, व्यापार पर्यटन में लाभ मिलता है, आपात स्थिति में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि कम समय में ज्यादा दूरी तक पहुंच जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन 43 में। क्या कहा, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, व्याख्या करें। कृषि जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसकी व्याख्या करना है, इसको बारे में बताना है। अब देखिए समझिए, अगर जो बिहार में खेती नहीं होगा
बिहार में कृषि नहीं होगा तो बिहार के लोग का जीवन यापन होगा नहीं, क्योंकि यहां का यदि 4 भाग में देखा जाए तो 3 भाग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है, और कृषि से ही लोगों को रोजगार मिलता है। और सोचिए बिहार में कृषि नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, हम बताएं, इसलिए यह राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग किस पर निर्भर करता है, खेती पर। यहां के लोग रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत खेती है, सबसे बड़ा स्रोत खेती ही है रोजगार के लिए बिहार के लोग। खाद्यान्न, सब्जियां, गन्ना, मक्के जैसे कई फसलें बिहार में बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है। खाद्यान्न फसलें, खाने वाली फसलें, सब्जियां, गन्ने, मक्के जैसे फसल क्या होता है बिहार में अधिक मात्रा में उत्पादित होता है, जिससे राज्य की आर्थिक आय बढ़ती है। राज्य अब देखिए ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ज्यादा वस्तु बिकेगा तो क्या होगा, किसी भी राज्य की संपत्ति में वृद्धि होगी। कृषि से जुड़े उद्योग जैसे चीनी मिल, प्रसंस्करण इकाइयां और खाद बनाने वाले उद्योग भी आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। कृषि से बहुत सारे जुड़े उद्योग जो होते हैं जो बिहार में है, जो कि आर्थिक व्यवस्था में सहायता देते हैं, क्योंकि उस उद्योग से जो पैसा होता है वो सरकार के सहायक राशि में जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधार में मदद करती है। कृषि से खाद्यान्न सुरक्षा, रोजगार और व्यापार तीनों को बढ़ावा मिलता है। कृषि से क्या होता है, खाद्य सुरक्षा, रोजगार भी मिलता है, व्यापार भी होता है, ये सभी को क्या करता है, बढ़ावा मिलता है। अब देखिए कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार देती है, खाद्यान्न के उत्पादन होता है, कृषि आधारित उद्योग भी चलता है, राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। इसलिए क्या करते हैं, कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का महत्व क्या है। भारत में भी खेती होता है और बहुत सारे लोग भारत में कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए इसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि खेती से बहुत सारे व्यापार जो होते हैं खेती वाले वस्तुओं का होता है। खेती से प्राप्त, कृषि से प्राप्त बहुत सारे जो चीजें होती है उसका भी उद्योग चलते हैं, तो इससे क्या होता है, पैसे की प्राप्ति होती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारत में कृषि सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र कृषि से होता है और सबसे पुराना, पुराने समय में लोग क्या होते थे, कृषि पर ही निर्भर रहते। देश की बड़ी आबादी खेतों से जुड़ी है, इसलिए रोजगार का मुख्य साधन यही है। लोग रोजगार का मुख्य साधन यही है, क्योंकि लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। कृषि ही कई उद्योग कच्चा माल देती है। कृषि क्या करती, कई उद्योग को कच्चा माल देने का काम करती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। भारत के निर्यात में भी कृषि उत्पाद जैसे चाय, मसाले, कपास, जूट, मतलब भारत से दूसरे देश में जो भेजा जाता है चाय, मसाले, कपास, जूट, इससे क्या होता है, दूसरे देशों का पैसा भारत में आता है, अब अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत होती है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जाए तो कृषि पर ही लोग निर्भर ज्यादा होते हैं। भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व जो है वो क्या है, सबसे बड़ा रोजगार का एक माध्यम है। खाद्यान्न एवं खाद्य सुरक्षा भी इससे होती है, उद्योग का कच्चा माल भी इससे मिलता है, भारत से दूसरे देश में निर्यात भी वस्तुओं का होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर दिया, 45 नंबर क्वेश्चन, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। वन के पर्यावरण महत्व, वन प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वन का पर्यावरण महत्व क्या है, पर्यावरण में वन किस प्रकार सहायक है, तो कहते हैं वन क्या है, प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वो संसाधन होता है। तो वन क्या है, प्राकृतिक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित यदि कोई रखता है तो वन ही है जो पर्यावरण को संतुलित रखने का काम करता है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंगल जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल संतुलित बना रहता है, और मनुष्य क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इसलिए सबसे बड़ा महत्व वन का है, जिससे वायु शुद्ध रहती है।
ये मिट्टी कटाव रोकती है, मिट्टी कटाव रोकती है, मिट्टी का बहाव रोकती है। जड़ें जो होती है मिट्टी को जकड़ करके रखती है। वन का जो जड़ें जो होती है, वृक्षों का जड़ होता है, वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़ कर रखती है, इससे मिट्टी कटाव बहुत ही कम होता है। भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, भूमि को भी उपजाऊ बनाने में काम होता है। और वर्षा चक्र को स्थिर करते हैं। कहते हैं ना, वन जहां जहां रहता है, जहां ज्यादा वन पाया जाता है वहां वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा वन के कारण भी होती है। जंगल अनेक वन जीवों और पक्षियों का घर है, और जंगल में अनेक सारे बहुत सारे जीव जो है रहते हैं, और पक्षी लोग भी वन में रहते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। जिससे क्या होता है, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, है ना, वो क्या होता है, जंगल में रहते हैं और उस पर जंगल में ही निवास करते हैं। नदी नालों के जलस्तर को बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नदी नालों का जलस्तर भी बनाए रखने में इसकी भूमिका होती है। मुख्य बिंदु क्या हो गया, वन के पर्यावरण में महत्व क्या है, वायु को शुद्ध करता है, मिट्टी को संरक्षण रखता है, हाँ मिट्टी का संरक्षण रखता है, ठीक है, संरक्षित रखता है, मिट्टी को कटाव को रोकता है, वर्षा में भी मदद करता है, जैव विविधता का भी संरक्षण ये करता है। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वन विनाश के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। वन क्यों विनाश की ओर बढ़ रहा है, वन विनाश के प्रमुख कारण क्या है, इसके भी बारे में बताना है कि वन जो है क्यों विनाश हो रहा है, इसका प्रमुख कारक क्या है। तो वन विनाश के पीछे कई मानव निर्माण कारण है, वन विनाश के पीछे कई मानव निर्मित कारण है। सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या और खेती योग्य भूमि बढ़ाने के लिए पेड़ों कटाई। अब लोग क्या करता है, जनसंख्या लोगों को बढ़ रहा है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या करते हैं, लोग रहने के लिए और खेती करने के लिए, भूमि को बढ़ाने के लिए पेड़ों कटाई करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं। सड़क, बांध, रेलवे और शहरों के विस्तार के लिए भी बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाते हैं। अब मानो सड़क बनाना है, बांध बनाना है, रेलवे का विस्तार करना है, शहरों का विस्तार करना है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में जंगल को काटते हैं, जिससे क्या होता है, वन विनाश होते जा रहे हैं। लकड़ी, ईंधन, फर्नीचर के लिए अत्यधिक कटाई एक और प्रमुख कारण है। लोग को लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो क्या होता है, वो वन को काट करके उससे अपनी जरूरतें पूरा करता है। अवैध कटाई, जंगलों में आग लगाना, चराई का दबाव भी वन विनाश को बढ़ाते हैं। लोग अवैध रूप से कब्जा करते हैं, अवैध रूप से वन को कब्जा करते हैं, आग लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होता है, वन विनाश के कारण है। तो मुख्य बिंदु क्या देखना है, खेतों के लिए भूमि का विस्तार करते हैं, शहर और सड़क का निर्माण हो गया, लकड़ी का अत्यधिक मांग भी हो गया, अवैध कटाई और आग, ये सब क्या करते हैं, वन विनाश का प्रमुख कारण बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों का वर्णन करें। प्रदूषण कैसे नियंत्रित हो सकता है, इसका क्या उपाय है, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग आवश्यक है। अगर प्रदूषण को रोकना है तो उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण उद्योग से ही फैलता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, सबसे ज्यादा किससे फैलता है, उद्योग से ही फैलता है। इसलिए उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होनी चाहिए। वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और विद्युत वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जो वाहन होता है उससे धुआं निकलता है, अब वाहन से धुआं निकलता है, पेट्रोल जो चलता है, इसलिए क्या होता है कि मतलब विद्युत वाहनों का, इलेक्ट्रिक बाइक जो निकलता है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो होता है बाइक होता है, परिवहन जो गाड़ियां चलती है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम कर पुनः चक्रों को बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, और जो प्लास्टिक तो जानते हैं प्लास्टिक जल्दी सड़ता गलता नहीं है, इसलिए इसका पुनः चक्रण करना चाहिए। इसी से यदि प्लास्टिक खराब है तो उससे पुनः चक्रण करके फिर से बना करके उसी प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण करे, कचरे का सही निपटान करे, और जल स्रोतों की नियमित सफाई होना चाहिए। जल स्रोत जैसे नदियों हैं वो सबका सफाई होते रहना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। सरकार कठोर पर्यावरण कानून लागू करने चाहिए ताकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोका जा सके। सरकार को पर्यावरण संबंधित, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छी नियम लाना चाहिए, कठोर कानून व्यवस्था लाना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो सब रुक सके। मुख्य बिंदु देखना है, उद्योग में नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के लिए क्या होना चाहिए, विद्युत वाहनों का उपयोग होना चाहिए। पर्यावरण
प्लास्टिक को का उपयोग कम करना चाहिए, इसका पुनः चक्रण करना चाहिए। वृक्षारोपण और साफ सफाई का भी ध्यान रख करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए जल मार्ग का महत्व क्या है? भारत में जल मार्ग, जल मतलब होता है पानी, जल जिसपे कोई भी वस्तु चलती है वो होता है जल मार्ग। जल मार्ग में मतलब हुआ कि जल के द्वारा यात्रा करना। से क्या है? नाव होता है नदी में चलता है, स्टीमर होता है समुद्र में चलता है। तो कहा भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? तो जल मार्ग भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण परिवहन साधन है, मतलब आने जाने का साधन है, क्योंकि यह सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूलित है। सबसे सस्ता साधन यदि कहा जाता है जल मार्ग को, है ना। वो क्या करता है? उससे भारी सामान, कोयला, लौह अयस्क, अनाज को पानी के रास्ते बहुत कम लागत में दूर तक पहुंचाया जाता है। देखते हैं ना, बहुत सारे जो होते हैं स्टीमर जो होते हैं पानी में चलता है ना। नेवी में लोग ज्वाइन करते हैं उसी में काम करने के लिए, कि जो कि मतलब कि जो समुद्री यात्रा करके यदि मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में सामान जाना है तो लोग क्या करते हैं? समुद्र के द्वारा भारी भारी सामान, कोयला, लौह इस्पात, अयस्क, अनाज को दूसरे देश में सबसे ज्यादा भेजा जाता है समुद्री मार्ग के द्वारा ही भेजा जाता है, जल मार्ग के द्वारा ही भेजा जाता है। बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जल मार्ग से ही होता है। बहुत सारे बंदरगाह है। बंदरगाह जो है समुद्र के बीच में जो होता है, स्टेशन जो होता है समुद्र के बीच में, से किससे होता है? हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन, वैसे समुद्र के बीच में स्टेशन होता है, वहां पे स्टीमर लगता है और एक देश का सामान दूसरे देश में भेजा जाता है। जल मार्ग, सड़क और रेल पर भी भारी भार कम करते हैं, जिससे ऊर्जा और ईंधन की बचत होती है। पर्यटन और मत्स्य पालन को भी जल मार्ग बढ़ावा देता है। जल मार्ग से क्या होता है? लोग घूमने के लिए भी आते हैं, मछली पालन भी होते हैं इसके द्वारा। ये सब क्या है? जल मार्ग के महत्व देखने को मिलता है। तो सबसे क्या है, यह सबसे बड़ी बात क्या है? जल मार्ग जो है सबसे सस्ता परिवहन है, भारी सामान को आसानी से पहुंचाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इससे होता है, ईंधन का भी इससे बचत होती है। ये सब चीजें आप लोगों के एग्जाम में लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? इसके लाभ लिखिए। बहुत हम बताए हैं बहुत बार, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? तो जब एक ही नदियां से अनेकों लाभ लिया जाता है, जब एक ही नदी से एक ही समय में अनेक लाभ लिया जाता है, वो क्या होता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इससे मान लो एक ही नदी पे सिंचाई भी हो रहा है, उसी से उसमें मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, उसी से बिजली उत्पन्न भी किया जाता है, उसी से बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है। तो बहुत अनेक लाभ नदी से लिया जाता है, इसलिए नदी घाटी परियोजना क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या है इसका लाभ लिखना है, ठीक है। जब एक ही नदी घाटी परियोजना से कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अभी बताएं, जब एक ही नदी से बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जाए, बहुत सारा लाभ लिया जाए, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंचाई भी होता है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, बाढ़ नियंत्रण भी होता है, पानी भी लोग पीते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, नाव भी चलता है, ये सब चीजें होता है। तो इन परियोजनाओं से खेतों को नियमित पानी मिलता है, जिससे फसल उत्पादकता बढ़ती है। अब ऐसा परियोजना आने से क्या होता है? सिंचाई होने लगा। सिंचाई होने से क्या होता है? खेतों का, फसल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगा। बांधों से बिजली उत्पादन होता है, बांधना क्या करता है? बिजली उत्पादन भी किया जाता है। और उद्योग को ऊर्जा मिलती है, इससे उद्योग भी चलता है। बाढ़ सुरक्षा मिलती है, बांध बना दिया तो बाढ़ भी से भी सुरक्षा मिलता है, और पानी का भंडारण भी संभव होता है, पानी को जमा करके भी रखा जाता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण होता है और जरूरत पड़ने पर पानी लोगों को दिया जाता है, सिंचाई भी होता है। तो इसलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में हम बता दिए, और उस नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या? सिंचाई भी होता है, जल विद्युत भी होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, पेयजल और नौकायन भी इसमें चलती है, इसलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में दलहन फसलों के उत्पादन और वितरण का वर्णन करें। बिहार में दलहन फसल जैसे अरहर हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, इसके उत्पादन कहां कहां उपज होती है और वितरण कहां कहां, मतलब कैसा उत्पादन होता है, कहां कहां वितरण है, कहां कहां पाया जाता है, इसके बारे में लिखना। तो बिहार में दलहन फसलें मुख्य रूप से रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। प्रमुख दलहन चना, मसूर, मटर, अरहर और मूंग है। ये सब जो है दलहन फसल क्या है? चना है, मसूर है, मटर, अरहर, मूंग, ये सब फसलें दलहन फसल के अंतर्गत आती है। जैसे दाल बनता है ना, दाल भात हम लोग खाते हैं ना,
वही होता है दाल। उत्तर तथा दक्षिण बिहार के जिलों में इनका उत्पादन अधिक होता है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में इसका उत्पादन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। गंगा के दक्षिणी मैदान की दोमट और जलोढ़ मिट्टी दलहन के लिए अनुकूल मानी जाती है। गंगा नदी का कौन सा मिट्टी? दोमट और जलोढ़ मिट्टी दलहन की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुकूल मानी जाती है। सिंचाई की सीमित आवश्यकता होने के कारण सूखे क्षेत्रों में भी दलहन अच्छी होती है। देखिए दाल के उत्पादन में क्या होता है, मसूर और में ज्यादा पानी जरूरत नहीं पड़ता है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने के कारण सूखे क्षेत्र में भी क्या होता है, दाल की अच्छी फसल होती है। बिहार से दलहन का स्थानीय बाजारों में व्यापक वितरण होता है। बिहार से बहुत जगह पे क्या होता है, व्यापक वितरण देखने को मिलता है। बहुत जगह बिहार से दाल जाता है और कई जिलों में प्रसंस्करण इकाइयां भी विकसित है। कई जगह में दाल जो होता है उसके निर्माण का भी काम होते रहता है। तो प्रमुख दलहन क्या है? चना, मसूर, अरहर। दोमट और जलोढ़ मिट्टी इसके अनुकूल है। उत्तर दक्षिण बिहार में उत्पादन होता है। कम सिंचाई की जरूरत भी होती है इसमें। तो इस प्रकार से क्या है प्यारे बच्चों, हम अभी आप लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक का सारा क्लियर कर दिए हैं और इस प्रकार से ज्योग्राफी का 5 भाग खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर जो आप मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं और नए नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो बच्चे लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं उसे भी 400 प्लस लाने में सुविधा हो सके, क्योंकि हम वही सब वीडियो बना रहे हैं, वही सब क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।